आज हम लोग एक नई रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक तुम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी वो क्या क्या थी? आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हो। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है हम लोगों ने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, वो भी सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड्स पे। दूसरा हम लोगों ने और क्या पढ़ा है? पूरी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है। एलिमिनेशन में कुछ भी बाकी नहीं है। और आज हम लोग जो तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैसे रहता है कि हर प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म को जब आप पढ़ते जाते हो ना तो बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स कैसा होते हैं, साथ साथ में कवर होते जाते हैं। तो खैर, हमको आज एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। तो एडिशन रिएक्शन की इंट्रोडक्टरी क्लास मैं अलग से नहीं ले रही हूँ कोई भी, यहीं पे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आप एडिशन रिएक्शन में कितने टाइप्स के आप एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हो। तो एडिशन रिएक्शन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में देखो क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, दूसरा कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा कहलाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हो गई। पहली कैटेगरी आपकी कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल E+ और बाजू में मैंने लिख दिया एडिशन। दूसरी कैटेगरी हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरी कैटेगरी यहाँ पे क्या हो गई? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को तुमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम लोग और फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसी जा रही है वगैरह वगैरह। बट हम लोग उसको और फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों का आज का जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट देखो, एडिशन रिएक्शन वो भी हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आप लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो द पॉइंट इज, इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने क्यों रखा है? आखिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इससे पहले तुमको ये समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एडिशन रिएक्शन। तो देखो, जब भी आपके पास कोई भी पाई बॉन्डेड सिस्टम होता है, ठीक है, जब भी आप लोगों के पास क्या होता है, कोई भी पाई बॉन्डेड सिस्टम होता है, उस पाई बॉन्डेड सिस्टम में आप क्या करते हो? 2 एटम्स के बीच में ही पाई बॉन्ड होगा, ऑब्वियस है ना। पाई बॉन्डेड सिस्टम बिटवीन 2 एटम्स। अब वो 2 एटम्स आपके सेम भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कुछ भी। बस आप लोगों के पास पाई बॉन्डेड सिस्टम होना चाहिए बिटवीन दोज 2 एटम्स। ठीक है, अगर आपके पास एक पाई बॉन्डेड सिस्टम है बिटवीन दोज 2 एटम, तो ये लोग आप लोगों के मोस्ट सूटेबल लोग माने जाते हैं। किस कार्य के लिए? मोस्ट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये लोग किसके लिए बहुत सूटेबल माने जाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एडिशन रिएक्शन के लिए जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो कौन है? जिनके पास पाई बॉन्डेड सिस्टम होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में होता क्या है? जैसे मान लेते हैं आपके पास A, B और डबल बॉन्ड C है, ऐसा एक पाई बॉन्डेड सिस्टम है। अच्छा, अब मैं एक इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आ रही हूँ। अब देखो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मार्केट में कभी भी अलग से डब्बे में न्यूक्लियोफाइल, कैटायन, अनायन बिकते नहीं है ना। अगर आप किसी कैटायन को एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे कैटायन आना चाहिए, तो आपको बेसिकली पूरा का पूरा सॉल्ट ही डालना पड़ेगा
वो सॉल्ट कैटायन प्रोड्यूस करके देगा। आपको कैटायन के साथ अनायन मिलता ही मिलता है। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल डालते हो तो आपको इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी फ्री ऑफर में मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है, राइट। तो ऐसे केस में अगर तुम ये कहोगे कि मैम मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहा हूँ या फिर मैं एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा हूँ, तो मार्केट में कभी भी अलग सा डब्बे में आपको क्या नहीं मिलता, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलता या न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलता। मिलता है तो दोनों मिलता है, दोनों इन द सेंस जैसे किसी भी कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और उसके निगेटिव पार्ट को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जब भी हम एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो एडिशन रिएक्शन में होता ये है कि आप लोगों के पास जो ये ए है, ये ए के पास जो ये बी डबल बॉन्ड सी है, ये डबल बॉन्ड हट जाता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचता है और उस सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है और दूसरे तरफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आप लोगों का जो बी है उसके ऊपर क्या लग जाता, न्यूक्लियोफाइल लग जाता, और जो आप लोगों का सी है उस सी के ऊपर बोलो क्या लग जाता, इलेक्ट्रोफाइल लग जाता। ये केस बिल्कुल पॉसिबल है। तो अभी हम इस टॉपिक पे बहस नहीं कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम एडिशन रिएक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि आखिर एडिशन रिएक्शन किस चीज को कहते हैं। तो व्हेनेवर यू कन्वर्ट अ डबल बॉन्ड, या मैं ऐसा कहूँ व्हेनेवर यू रिमूव अ डबल बॉन्ड, जब भी आप डबल बॉन्ड को रिमूव करोगे और उस डबल बॉन्ड को रिमूव करके उसके बदले में अगर आप क्या करोगे, दो नए सिंगल बॉन्ड्स क्रिएट करोगे या सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करोगे, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं, आप लोगों की एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में वो आती है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आती है, एडिशन रिएक्शन। तो ओवरऑल एडिशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक आपका जो पाई बॉन्ड है उस एक पाई बॉन्ड का लॉस हो रहा है ना। अच्छा, और उसके अलावा दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दो सिग्मा बॉन्ड का बोलो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये कहानी है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें डबल बॉन्ड को हटाकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लग जाए, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। वो पर्टिकुलर रिएक्शन हम लोगों की क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में आपने इसका नाम, ठीक है, तीन कैटेगरीज में रखा, मतलब एक को कहा इलेक्ट्रोफिलिक, एक को कहा न्यूक्लियोफिलिक, एक को कहा आपने फ्री रेडिकल। तो किसी भी रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहते हो, या किसी भी रिएक्शन को आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हो। ठीक है, इसके पास भी जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, आप जब इनिशियली थे तो आप एक पाई बॉन्डेड सिस्टम थे और उसके बाद आप कन्वर्ट हो गए एक सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम में, और वो भी दो दो सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में कि काफी हद तक हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। दो, एक पाई बॉन्ड अनस्टेबल था और दो सिग्मा बॉन्ड उसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, है ना। तो इसीलिए जब भी एडिशन रिएक्शन की बात की जाती है, एडिशन रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। कैसी रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, किस काम के लिए, आप लोगों के बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स की, हीटिंग वीटिंग की, ये अपने आप हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर एक है कि ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, तो थोड़ा सा अगर मैं थर्मोडायनामिक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसका जो डेल्टा जी होता है वो बोलो कैसा होता है, लेस देन 0 होता है। तो एडिशन रिएक्शंस के लिए भी उनका डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना। अच्छा, अब इन रिएक्शंस को आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहा, आपने इनको इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहा, तो देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आखिर डबल बॉन्ड के अक्रॉस इलेक्ट्रोफाइल ने भी ऐड होना है और न्यूक्लियोफाइल ने भी ऐड होना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैडम इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता होगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता होगा। ऐड दोनों को ही होना है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। बात यह होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस आप लोगों का पाई बॉन्ड
ठीक है, अक्रॉस पाई बॉन्ड बताओ फर्स्ट कौन ऐड होता है? फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है और उसके बाद कौन ऐड होता है? देन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर मैं तुमसे ये कहूं ना कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता होगा? पहले डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक न्यूक्लियोफाइल ऐड होता होगा और उसके बाद मौका मिलता होगा किसको? एक इलेक्ट्रोफाइल को। तो ऐसे केस में उस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट ये बात क्लियर है कि आखिर एक को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों कहा और एक को न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहा? हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक और डिटेल में। फिलहाल मेरे आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि किस रिएक्शन को हमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहना है। अब बात यह है कि आखिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कौन करते हैं? जैसे मैंने कहा, जनरली एडिशन रिएक्शन पाई बॉन्डेड सिस्टम देते हैं, है ना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और भी बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं। तो उन सारी स्पीशीज में क्या सारे के सारे लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उन सारे के सारे डबल बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड सिस्टम में से जो आपके अल्कीन्स होते हैं, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जो आपके अल्काइंस होते हैं, ये लोग बेसिकली क्या शो करते हैं? आप लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपके पास सबस्ट्रेट क्या होगा, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बताओ कौन होता है? यहाँ पे सबस्ट्रेट होते हैं आप लोगों के अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब बोलो क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है आपके पास हो सकता है एक अल्कीन हो या हो सकता है आप लोगों के हाथ में एक अल्काइंस हो। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। और क्या जानते हो तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में? तो ऐसे केस में हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है। अब बात आती है यहाँ पे आप रिएजेंट क्या लेते हो, है ना। अगर आप एडिशन रिएक्शन करवा रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप ऑब्वियस है कि किसी ना किसी रिएजेंट का तो उपयोग करोगे ही करोगे। अब ऐसा नहीं है कि जो रिएजेंट मैं अभी बता रही हूँ, आज की क्लास में बता रही हूँ, सिर्फ वही रिएजेंट्स होंगे। आगे और भी रिएजेंट्स आएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस टॉपिक को आगे पढ़ोगे। उनमें से कुछ रिएजेंट्स मैं फिलहाल तुम्हें बता दे रही हूँ। जैसे आप HX टाइप के एसिड्स को यूज करते हो। HX टाइप के एसिड्स मतलब HCl, HBr, HI, है ना। H की जगह हो सकता है वहां पर क्या हो, आप लोगों का ड्यूटेरियम भी हो, ये भी पॉसिबल है, राइट। आप इसके अलावा यहाँ पे Br2 टाइप के रिएजेंट यूज कर सकते हो, H2 टाइप के रिएजेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हम पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं, H2O को भी यूज किया जा सकता है। बट ये है कि जब H2O को यूज करते हैं और या फिर जब हम लोग ROH को यूज करते हैं, यानी कि अल्कोहल को, तो इन दोनों के साथ में हमको H2SO4 भी देना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के साथ में हम लोगों को क्या देना पड़ता है? H2SO4 भी देना पड़ता है, ये बात अलग है। ठीक है, अच्छा, इवन अगर आप RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आप यूज कर सकते हो, आप किसी HOX टाइप के एसिड्स को यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। जैसे जैसे चैप्टर अभी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं बताऊंगी कब कौन से क्या रिएजेंट। फिलहाल अभी आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म को पढ़ना, मैकेनिज्म को समझना कि आखिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता कैसे है। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब आपने ये वाला रिएक्शन पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन आपने जब पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स बनते थे।
एक बनता था मेजर, एक बनता था माइनर। अब आप मेजर किसको कहोगे, माइनर किसको कहोगे, डिसाइड कौन करता था? ये डिसाइड करने वाला फैक्टर होता था आप लोगों का सेटजेफ रूल। कहने को वो एक रूल था, बट रियलिटी हम भी जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर डिसाइड करता था। खैर, लेकिन फिर भी वहां पे डिसाइड कौन करता था? सेटजेफ रूल। तो सिमिलरली जब हम अभी एडिशन करवाएंगे तो एडिशन दो तरीके से हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। तो उनमें से मेजर कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, रिएजेंट के साथ साथ जो हम लोग यहाँ पे जो रूल यूज करते हैं वो रूल बेसिकली होता है यहाँ पे मार्कोनी रूल, ठीक है। और दूसरा उसका अपोजिट आप लोगों के पास होता है एंटी मार्कोनी रूल। जैसे वहां कैसा था, एक था आप लोगों का सेटजेफ रूल और एक क्या था आप लोगों का हॉफमैन रूल। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का, एक है मार्कोनी रूल और एक है एंटी मार्कोनी रूल। अब देखो, पुराने जमाने में सेटजेफ वो इंसान थे जिन्होंने उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को किया, अपने पॉइंट्स लोगों के सामने रखे और फिर तुम लोगों के सामने एक रूल दिया। खैर, वो रूल कई जगह फ्लॉप भी हो जाता था, मैंने उसके तुम्हें रीजंस भी बताए कि किन जगहों पे वो फ्लॉप होता है। और उसके बाद मैंने तुमको ये भी बताया कि इसको फ्लॉप क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो वो सब देखो, जैसे जैसे केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे खैर वो रूल्स को करेक्ट करते गए। तो वैसे ही मार्कोनी आपके वो इंसान थे जिन्होंने बेसिकली उस जमाने में एक रूल बनाया। सबसे पहले जब कोई मैकेनिज्म का आता पता नहीं था, है ना, कुछ हमको नहीं था कि अच्छा ये कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो सिंपली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मार्कोनी ने एक रूल बनाया। जो लोग उस रूल को फॉलो करते हैं दैट वुड बी मार्कोनी, और जो उस रूल को फॉलो नहीं करते दैट वुड बी एंटी मार्कोनी। वो लोग क्या कहलाएंगे, बोलो आप लोगों के, एंटी मार्कोनी। तो ऐसे केस में बाद में फिर मैकेनिज्म आई, मैकेनिज्म आ गई, मैकेनिज्म आने के बाद उस रूल्स को जहां जहां फॉलो नहीं किया जा रहा था, क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको सीखा गया, राइट। और इस तरीके से चीजें कैसी हुई, आगे बढ़ी, है ना। बट अभी फिलहाल हम लोगों को इस बात पे फोकस करना है कि आखिर एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते क्या हैं। बोर्ड एग्जाम्स में लिखने के लिए मैं रूल भले ही तुमको बता दूंगी, बट कभी भी क्वेश्चन इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व मत करना। जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना। मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहा कि क्वेश्चन सेटजेफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करो? नहीं, मैंने हमेशा क्या कहा, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के अकॉर्डिंग करो। तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है पढ़ने को पढ़ लेंगे, मार्कोनी एंटी मार्कोनी 2 लाइन की बस स्टेटमेंट ही तो है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी जब आएगी तो मैकेनिज्म के वाया करोगे, क्योंकि मैकेनिज्म कभी भी आपका क्या नहीं होता है, फेल नहीं होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर ये चीज क्या है, उसके मैकेनिज्म के पार्ट में मूव करते हैं कि ये चीज कैसे होती है, कहाँ होती है, क्या इसके स्टेप्स हैं वगैरह वगैरह। चलो आ जाओ, सबसे पहले आप, तो हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। इसी मैकेनिज्म को पढ़ाते पढ़ाते मैं तुम लोगों को मार्कोनी और एंटी मार्कोनी भी बता दूंगी, ठीक है, क्या है कैसा है वगैरह वगैरह। बट पहले मैकेनिज्म समझते हैं। आप लोगों के पास कोई भी एक अल्कीन है, प्रेफरेबली वो अल्कीन लीजिएगा जो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ही रूल लगाने का मजा है ना। अगर कोई चीज सिमेट्रिकल होगी तो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, बताओ, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं। मान लेते हैं मैंने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले ली आप लोगों के सामने, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। अब इसमें पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुमको, ये तुम्हारे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने कोई एक रिएजेंट लिया। अब देखो, रिएजेंट कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैंने ऊपर जो लिस्ट लिखाई उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल अभी कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं ले रही हूं, मैं फिलहाल यहाँ पे एक जनरल रिएजेंट ले लेती हूँ, जैसे E पॉजिटिव और एक के साथ मैंने लिख दिया Nu निगेटिव। मतलब एक ऐसा रिएजेंट जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है और उसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है। और फिर इस मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कैसी क्या हो रही है। देखो, इस एडिशन रिएक्शन में होता ये है कि जो पाई सिस्टम के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें होती है बहुत ही ज्यादा जल्दी। किस बात की जल्दी होती है भाई, ये बता दो।
इन लोगों को अंदर से ना बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि यार काश हम लोग ना ये अपना पाई बॉन्ड हटा सकें और इस पाई बॉन्ड को हटाकर हम लोग क्या कर सकें, किसी को अपने ऊपर ऐड करवा सकें। हम लोग क्या कर सकें, किसी को अपने ऊपर ऐड करवा सकें, है ना। प्रोबेबली इलेक्ट्रोफाइल को या पहले या फिर न्यूक्लियोफाइल को, बेसिकली दोनों ही होने वाले हैं। बट ये जो आपका डबल बॉन्ड जो होता है या जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स की बहुत इच्छा होती है कि किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुला लो या किसी न्यूक्लियोफाइल को अपने पास बुला लो। इनको बहुत अंदर से बेचैनी होती कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। इस तरीके की इनकी बिहेवियर होता है। तो ये दोनों पता है क्या करते हैं, अपने उस पाए इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, लेकर पहुंचते हैं इलेक्ट्रोफाइल के पास या लेकर पहुंचते हैं न्यूक्लियोफाइल के पास। ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि आज की मेरी क्लास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो मान लेते हैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स लिए, उन्होंने पैक किया उनको और बोल रहे हैं कि चलो हम तो चले किसके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास, इस तरीके से। और इलेक्ट्रोफाइल को लालच देते हैं कि चलो इलेक्ट्रोफाइल, मैं इलेक्ट्रॉन आया हूँ, तुम्हें अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए लेकर चल रहा हूँ। बट बात ये है कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुंचे और उस इलेक्ट्रोफाइल को उन्होंने कहा कि चलो करके मैं बॉन्ड बनाने आया हूँ, बॉन्ड बना लो। इलेक्ट्रोफाइल कहता है ठीक है मैं बॉन्ड बना लूँगा, लेकिन बॉन्ड तो किसी एटम के साथ बनता है ना, उस बॉन्ड के साथ दूसरा बॉन्ड थोड़ी ना बनता है, एटम्स के साथ बॉन्ड बनता है। तो उस इलेक्ट्रोफाइल ने पूछा उस पाई इलेक्ट्रॉन्स को कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जरा एक बात मुझे बताओ कि तुम हैशटैग वाले कार्बन पे मुझको ज्वाइन करवाओगे बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर तुम मुझको उस स्टार वाले कार्बन पे ज्वाइन करवाओगे। तो इलेक्ट्रोफाइल ने पूछा, बेचारा पाई इलेक्ट्रॉन्स कंफ्यूज हो गए, यार कहाँ ज्वाइन करवाएं इसको हम। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलता है रहने दो, एक काम करता हूँ मैं खुद ही सोच लेता हूँ मुझे कहाँ ज्वाइन होना है। अब इमेजिन करो कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आप लोगों के स्टार वाले कार्बन पे ज्वाइन हुआ होता। ठीक है, बराबर कहाँ ज्वाइन हुआ होता, स्टार वाले कार्बन पर। अच्छा, तो ऐसे केस में वो जो बीच का स्टार और हैशटैग के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो तो बोलो टूट गया होता है ना, वो तो बोलो टूट गया होता। तो ऐसे में वहां आया होता सिंगल बॉन्ड CH2 और उस बेचारे हैशटैग वाले पे क्रिएट हो गया होता एक कार्बोकैटायन। क्यों कार्बोकैटायन, क्योंकि वो जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो स्टार वाले के पास चले गए और स्टार वाले ने फिर उस इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुला लिया, है ना। अच्छा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आप लोगों का कहाँ जाए, वो इलेक्ट्रोफाइल आपके हैशटैग वाले से जाकर लगे, और हैशटैग वाले पे अगर इलेक्ट्रोफाइल जाकर लग गया तो फिर अब कार्बोकैटायन किस पे क्रिएट होगा बोलो, अब कार्बोकैटायन क्रिएट होगा स्टार वाले कार्बन पर, है ना। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। डबल बॉन्ड के आजू बाजू जो दो कार्बन होते हैं उन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे आप अटैचमेंट करवा सकते हो, है ना। मैंने एक एक करके दोनों पे अटैचमेंट करवा दी। इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो पहली स्टेप होती है, ठीक है, जो मेरी फर्स्ट स्टेप होती है किस चीज की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की, उस फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, उस फर्स्ट स्टेप में मुझे कार्बोकैटायन बनता हुआ दिख रहा है। क्या बनता हुआ दिख रहा है, कार्बोकैटायन बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब जिस तरीके से SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता था, जिस तरीके से E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता था, उसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में भी बोलो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए बोलो वो ये कि यहाँ पे आप लोगों का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, आपका एक कार्बोकैटायन। ठीक है, कौन है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन। अब इतनी SN1 और इतनी E1 पढ़ने के बाद अब तुमको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा, रिएक्शन की जो रेट है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आप लोगों का बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। इवन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि कौन से वाले प्रोडक्ट को मेजर कहा जाएगा, ठीक है, दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर,
ठीक है, दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज मेजर। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का मेजर कहेंगे जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। ठीक है, दोस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड, ठीक है, दैट प्रोडक्ट विल बी, एक मिनट क्या गड़बड़ हो रही है यार इंग्लिश की, तुम्हारी क्लास के वक्त हजारों कॉल एक के बाद आते हैं। दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज मेजर, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम मेजर कहेंगे हुज कार्बोकैटायन इज स्टेबल, जिसका कार्बोकैटायन बोलो क्या होगा, स्टेबल होगा। खत्म कहानी। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर तुम इस कार्बोकैटायन को देखो कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अगर तुम बाजू वाले कार्बोकैटायन को देखो वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इतना जब जीओसी पढ़े हो, अब आप बताइए कि कौन सी पर्टिकुलर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होती है। हम सब जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होती है आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसीलिए अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल दोनों केसेस में आने वाला है। स्टेप नंबर 2 होगी, स्टेप नंबर 2 में बोलो क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल के बाद अब कौन आएगा, स्टेप नंबर 2 में न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो स्टेप नंबर 2 में न्यूक्लियोफाइल तो आने वाला है। अच्छा, एक बार न्यूक्लियोफाइल इधर आया, एक बार न्यूक्लियोफाइल इधर आया। अब जब न्यूक्लियोफाइल आया तो प्रोडक्ट बताओ क्या बना, प्रोडक्ट बना CH3CH। वहां पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। CH2 से कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और वैसे ही जो बाजू वाला है, बाजू वाले के पास भी तो आएगा ना न्यूक्लियोफाइल, तो वहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH न्यूक्लियोफाइल, CH2 इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे बताओ कौन सा वाला प्रोडक्ट आप मेजर कहोगे। तो ऐसे प्रोडक्ट देख के नहीं बताना कि कौन से वाले को मेजर कहेंगे, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बताना कि किस वाले को मेजर कहेंगे। उनकी प्रीवियस स्टेप नंबर 1 देखो कि स्टेप नंबर 1 में कौन ज्यादा स्टेबल था। स्टेप नंबर 1 में ये वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल थी, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट कहलाएगा मेजर और ये वाला कहलाएगा माइनर। तो बेसिकली जैसा SN1 और जैसा आप लोगों के E1 में होता था, यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कितने स्टेप की रिएक्शन है, ये आप लोगों की 2 स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, ये आप लोगों की कितनी स्टेप की रिएक्शन है, टोटल यहाँ पे ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। 2 स्टेप में से आप लोगों के पास जो पहली स्टेप होती है, वो पहली स्टेप बोलो कैसी होती है, RDS, है ना, RDS। और जो दूसरी स्टेप होती है जिसमें आप लोगों का कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है। सेकेंड स्टेप जब आप लोगों का कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, वो कैसी स्टेप होती है, आप लोगों की फास्ट स्टेप। तो इनडायरेक्टली 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन खत्म हो जाती है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में आप लोगों का क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि स्लो स्टेप में बोलो कौन ऐड हुआ, यहां पर फर्स्ट स्टेप में आपका कौन ऐड हुआ, स्लो स्टेप में कौन ऐड हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, यहाँ पे दोनों चीजें ऐड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें ऐड होती हैं, लेकिन आपको कैसा रहता है, पहले आप किसको ऐड करवा रहे हो, ठीक है, और जब पहले किसको ऐड करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका क्या डिसाइड होता है, आगे का प्रोडक्ट डिसाइड, मतलब नाम रिएक्शन का बेसिकली क्या होता है, डिसाइड होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ भी कठिन नहीं है। अच्छा बताओ, यहाँ पे इस तरीके का मैंने आपको एक डबली बॉन्डेड सिस्टम दिया। इस डबली बॉन्डेड सिस्टम में मैं ऐड करवाना चाहती हूँ HBr। HBr यानी कि H पॉजिटिव और Br निगेटिव, है ना, मैं ये ऐड करवाना चाह रही हूँ। ओके ठीक है, ऐड करवाओ। अब बोलो होगा क्या, अब आप बताइए। सबसे पहली स्टेप बताओ, डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड के बदले में एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, और एक तरफ बोलो क्या आएगा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज। स्टेप नंबर 1 यही होती है ना, यही तो होती है स्टेप नंबर 1। तो अभी क्या करो, तुम डबल बॉन्ड को हटाओ, दोनों केसेस बनाओ। मान लेते हैं किसी ने कहा कि मैडम
हम हमारे इलेक्ट्रोफाइल को यानी कि H को यहाँ पे ऐड करवाएंगे। अगर आप अपने इलेक्ट्रोफाइल को इस पर्टिकुलर कार्बन पे ऐड करवाओगे तो उसके बाजू वाला जो कार्बन है उस पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ऐसे केस में अब यहाँ पर एक तरफ आपने इधर पॉजिटिव क्रिएट कर दिया, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे ऐड हो गया और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ वर्क करो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाऊंगी तो न्यूक्लियोफाइल बोलो कौन है, ये जो Br निगेटिव है वही तो आप लोगों का बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है। तो प्रोडक्ट बताइए क्या बन जाएगा। हाइड्रोजन को अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन को शो कर दो। तो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अब आपको डिसाइड करना है कि मेजर कौन है और माइनर कौन है ना, यही वाला काम करना है। तो तुम में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पता क्या करेंगे, इसको मेजर कहेंगे और इसको माइनर कह देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि मैडम ये 1 डिग्री है और आप ये देखिए ये 2 डिग्री है, सही कह रहे हैं। बट नहीं, तुम ये चीज़ भूल गए कि अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन रिएक्शन के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट में अकर, और बिना रीअरेंजमेंट करवाए सीधा प्रोडक्ट को घोषित कर देना कि ये आपका माइनर है, ये आपका मेजर है, ये गलत है, राइट। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कराओ। देखो, अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी को रीअरेंज करवाती हूँ तो वो कहाँ होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा 1 डिग्री से 2 डिग्री, जो कि बाजू वाले से मैच करता है। तो कोई मतलब है क्या लेफ्ट साइड वाले को रीअरेंज करवा के, कोई मतलब नहीं है। हाँ, राइट साइड वाले को रीअरेंज कराओ। अभी ये 2 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, तो ये यहाँ मूव हो जाएगा, है ना। और अगर रीअरेंज के अकॉर्डिंग हम चलें तो रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ कैसी दिखेगी, इस तरीके का आपका कुछ कार्य ऐसा देखने को मिलेगा। और अब जो ब्रोमीन आके लटकेगा, वो ब्रोमीन आके बताओ कहाँ लटकेगा, वो ब्रोमीन आकर आप लोगों का यहाँ पर लटकेगा और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका मेजर कहलाएगा, बल्कि सबसे ज़्यादा मेजर तो यही कहलाएगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है ये कैसा है, ये आप लोगों का कार्बोकैटायन के थ्रू जाता है। अब क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू जाता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की एक रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन कहेंगे। बस सिंपल सा काम है, क्या करना है वो तो तुम सीख ही गए हो कि जो भी डबल बॉन्ड है उन दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगाकर देख लो, दोनों में से जो मेजर दिखता है उसको मेजर घोषित करना, जो मेजर नहीं दिखता है उसको मेजर आप छोड़ देना, जो आपको स्टेबल दिखता है, ठीक है। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन के पास आते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से तुमको एक रिंग दी हुई है, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर एक ऐसा और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैंने तुमको यहाँ पर क्या कहा कि हम लोगों को यहाँ पर H2O ऐड करना है, पानी। तो पानी के अंदर क्या क्रिएट किया जा सकता है, H+OH निगेटिव। अब ध्यान रखना, पानी एक कमज़ोर रिएजेंट है, तो ऐसे जो कमज़ोर रिएजेंट होते हैं इनको रिएक्शन करवाने के लिए एसिड का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसे जो कमज़ोर रिएजेंट होते हैं इनको रिएक्शन करवाने के लिए एसिड का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कई बार रिएक्शन में लिखा पाओगे कंसनट्रेटेड H2SO4, या फिर सिंपली H पॉजिटिव भी लिखा पाया जा सकता है, या फिर हो सकता है H3O पॉजिटिव लिखा हुआ रहे, तो समझ जाना कि वहाँ पे एसिड यूज़ किया गया। अब बताओ होगा क्या, जैसा कि मैंने तुमको कहा क्या करना, जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के तरफ एक एटम ये है, एक एटम ये है। अब दोनों के तरफ एक एक करके इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाओ, ठीक है। पहले मैं जो नीचे में CH2 है उस नीचे वाले CH2 की तरफ मैं क्या करवाती हूँ, एडिशन करवा लेती हूँ। तो नीचे में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रोफाइल ऊपर वाले कार्बन में, डबल बॉन्ड के ऊपर वाले कार्बन में ऐड हुआ होगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हुआ होगा, आप लोगों के नीचे यहाँ क्रिएट हुआ होगा।
अच्छा, यहाँ पे जब एडिशन हो गया तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अब आप मुझे देखकर बताओ कि कौन सा वाला पर्टिकुलर कार्बोकैटायन है। ये वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, बट ये क्या खुद को रीअरेंज करेगा? बिल्कुल ये खुद को रीअरेंज करेगा। अब तुम्हें जहाँ तक याद होगा, चलो बाद में याद का बाद में देखते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होगा, है ना, ये यहाँ पे यहाँ शिफ्ट होगा। अच्छा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 डिग्री में। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़, जब मैंने तुम लोगों को कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट सिखाई थी तो एक बात बताया था, अगर आपके पास एक स्पाइरो कंपाउंड होता है, स्पाइरो कार्बोकैटायन होता है, ये स्पाइरो है ना, क्योंकि अगर कार्बोकैटायन वहाँ पे चला गया रीअरेंज होकर, तो रीअरेंज होने के बाद ये चीज़ आप लोगों की कुछ इस तरीके की दिखने लगेगी। ठीक है, ये आप लोगों की, 1 मिनट इसको ड्रॉ कर लेते हैं ठीक से। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आप लोगों की चीज़ कुछ ऐसी दिखने लगेगी। और ये एक स्पाइरो है, और स्पाइरो कन्वर्ट होके खुद को किस में कन्वर्ट करते हैं? बाईसाइक्लो में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अल्टीमेटली ये चीज़ किस में कन्वर्ट होने वाली है? यहाँ पर आप लोगों के पास एक 6 की रिंग और बाजू वाली आपकी क्या बनेगी? एक 5 की रिंग। अब अगर किसी प्राणी को ये नहीं पता है कि कार्बोकैटायन किस तरीके से रीअरेंज करते हैं, तो उसको वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा, और दूसरी एक ये पॉसिबिलिटी जहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोडक्ट लिखूँ तो प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा? या आप लोगों की 6 की रिंग, ये बाजू वाली आपकी 5 की रिंग, और यहाँ पे ऊपर में बोलो क्या आ गया? OH, और यहाँ नीचे में CH3। अगर मैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिख दूँ बिना कुछ रीअरेंज फीअरेंज करवाए, तो ये चीज़ आपकी कैसी दिखेगी? ये बाजू में आप लोगों के पास एक 5 कार्बन की रिंग, यहाँ पे एक 5 कार्बन की रिंग, और दोनों जहाँ से जॉइंट थे, आई थिंक कहाँ से जॉइंट थे, हाँ, यहाँ पर आपका CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक आ जाएगा आप लोगों का OH, ये ऐसे। तो और कुछ भी नहीं है। देखो, इस पर्टिकुलर एडिशन रिएक्शन में आपको सिंपली क्या करना है? डबल बॉन्ड हटाना है। डबल बॉन्ड के आजू बाजू आपको बस चिंता बिना किए वहाँ पर शांति से क्या करवा देना है? इलेक्ट्रोफाइल लगा देना है, और दूसरा जो है उसकी तरफ कार्बोकैटायन क्रिएट कराना है। उसके अलावा जो कार्बोकैटायन क्रिएट होगा उनमें देखना रीअरेंज हो सकता है क्या, किसी एक को रीअरेंज करवाना, जो पहले से ज़्यादा स्टेबल हो एज़ कम्पेयर टू दूसरा, उसको रीअरेंज करवाना, फिर उसके अकॉर्डिंग और रीअरेंज कराना, और देखना कहाँ तक पहुँच सकती हो। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमें क्या किसी प्रकार के कोई सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है क्या? तो देखो, यहाँ पे हम लोगों को जो भी सॉल्वेंट चाहिए होते हैं वो आप लोगों के कैसे चाहिए होते हैं? इनर्ट। ठीक है, हम लोगों को कैसे चाहिए होते हैं? इनर्ट सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं? इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब तुम तो जानते ही होगे, ऐसे सॉल्वेंट जिनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, म्यू नेट, वो कितना होता है? 0 होता है नेट डाइपोल मोमेंट। जैसे CCl4 हो गया, CH2Cl2, उसमें भी सिस वाला फॉर्म, ठीक है, सॉरी ट्रांस वाला फॉर्म, ये वाला हो गया आप लोगों का, ये इनर्ट सॉल्वेंट की कैटेगरी में आ गए, बराबर। लेकिन कुछ ऐसे केस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, पानी, अगर आपका रिएजेंट ही कमज़ोर है तो ऐसे में फिर आप लोगों को क्या लगने लगते हैं? आप लोगों को एसिड की मदद लेनी पड़ती है अगर आपका रिएजेंट कमज़ोर है तो। ठीक है, अगर आप लोगों का रिएजेंट पुअर है, इफ़ रिएजेंट इज़ पुअर या इफ़ रिएजेंट इज़ वीक। अब वीक में देखो कौन कौन आता है? वीक वाले में आप लोगों का पानी आता है, आप लोगों का अल्कोहल आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक है, ये लोग किस कैटेगरी में लाइक करते हैं? ये लोग वीक की कैटेगरी में लाइक करते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या यूज़ करते हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हो, या फिर मैं बेसिकली कहूँ कि आप किनका प्रयोग करते हो? जो H+ बेसिकली आपको प्रोवाइड कर सकें, आप उन लोगों का यूज़ करते हो। ये लोग वहाँ पे आपको बेसिकली काम करते हुए क्या करेंगे? पाए जाएंगे। ये लोग वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मिलेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हो, जैसे Br2CCl4 को लेकर कर लिया,
है ना, आपने अल्कोहल वाले केस को लेकर कर लिया, OMDM वाले केस को लेकर कर लिया, वो धीरे धीरे तुमको सीखना पड़ेगा एक एक केस। किसी में सिन एडिशन होता है, किसी में कौन सा एडिशन होता है, ये सारा पार्ट। अब मैं बता दूं, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो जितने एग्जाम्पल तुमको कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के सिखाए थे ना, उन सारे एग्जाम्पल्स को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बात आती है कि मैडम आप जब स्टार्टिंग में मार्कोनी और एंटी मार्कोनी इन दो लोगों का नाम ले रहे थे, ये दो लोग कौन है? तो देखो, पहले जब ये मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ था तो मार्कोनी वो इंसान था जिसने ऑब्जर्वेशंस की, जिसने चीज़ों को देखा कि अच्छा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, उसने सब ऑब्जर्व किया। जब वो ऑब्जर्व करता है ना, तो वो ये पाता है कि एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान होता ये है कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अच्छा पहली बात तो ये जो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी वाला जो ये रूल है, मार्कोनी रूल एंड आप लोगों का जो एंटी मार्कोनी रूल है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को किस रूल की ज़रूरत? तो ये मार्कोनी ये कहता है कि जो भी आप रिएजेंट लेंगे, उस रिएजेंट में एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक निगेटिव पार्ट होगा। तो जो भी उस रिएजेंट का निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, उसको आप कहाँ पर अटैच करवाओगे? जहाँ पर आप लोगों के लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और उसी को अपना कौन सा वाला प्रोडक्ट कह देना? मेजर प्रोडक्ट। और एंटी मार्कोनी क्या होता है? एंटी मार्कोनी जस्ट इसका उल्टा, कि आप अपने निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट आप कहाँ पे लगाओगे? आप वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे आप लोगों का क्या है? ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के किसने कही थी? एंटी मार्कोनी ने। मतलब जस्ट उसका अपोजिट स्टेटमेंट, मार्कोनी का उल्टा एंटी मार्कोनी रूल। बट मैं कभी भी क्वेश्चन मार्कोनी या एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग नहीं करवाती हूँ। जैसा अभी तुमको बताया एग्जैक्टली उसी तरीके से करना। डबल बॉन्ड में एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लगाकर दूसरी तरफ कार्बोकैटायन क्रिएट करना, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फिर दोनों पॉसिबिलिटीज में से जज करना कि हम लोगों को कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसको मार्कोनी कहेंगे, ठीक है, या फिर उसको मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। अच्छा, फिर मैडम ऐसे में तो एंटी मार्कोनी कभी लगेगा ही नहीं। नहीं, एंटी मार्कोनी भी लगता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब एंटी मार्कोनी लगेगा? फिलहाल आज की क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो मेजर प्रोडक्ट आपके मार्कोनी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। यानी कि किसके अकॉर्डिंग? जो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल उसके अकॉर्डिंग। फिर एंटी मार्कोनी कहाँ काम आएगा? कि वो कभी आएगा ही नहीं। आएगा, जब आएगा तब अपन उस पर भी बातचीत कर लेंगे कि कब आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है तो काहे को अपना दिमाग खर्च करना। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसको लेकर। जैसे कि मान लेते हैं मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपको दे दिया HBr। रट्टा बिल्कुल मत मारना, जैसा बताया है एग्जैक्टली वैसा ही करो। क्या करो? एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लगाकर दूसरी तरफ कार्बोकैटायन क्रिएट करवाओ। बोलो क्या हो जाएगा? CCl3 CH, इस पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगा लिया और बाजू वाले पे मैंने कार्बोकैटायन क्रिएट कर दिया। या फिर दूसरा ऑप्शन बोलो क्या हो सकता है? मैंने वो जो मेरा CH है उस पे इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करवाया और उसके बाजू वाले पे मैंने क्या क्रिएट किया? आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल लगाया। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अरे ये तो 1 डिग्री है, ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो एक्चुअली वो इसको मेजर कहने लगते हैं। बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू 3 क्लोरीन लगे हैं, और क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? -I। यानी कि वो उस कार्बोकैटायन जो उसके नियर बाई है, जस्ट बाजू में, भले ही वो 2 डिग्री ही क्यों ना हो, बट उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। और तुम्हें शायद याद होगा पुरानी क्लासेस में हमने इस बारे में बात की है कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ बोलो कैसे प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि भले ही आपका राइट साइड वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री का है,
बट उसके पास क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो ये इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका माइनर कहलाएगा, और ये 1 डिग्री होने के बावजूद भी ये क्या कहलाएगा, मेजर। तो इस पर्टिकुलर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को देखकर उसके 1 डिग्री 2 डिग्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मत लिख देना। ये देखना कि कहीं उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं है, कहीं आजू बाजू रेजोनेंस तो नहीं हो रही। पता चले कोई 1 डिग्री हो बट उसको रेजोनेंस मिल रही हो, तो रेजोनेंस की वजह से वो बहुत स्टेबल हो रहा हो, और तुम पता चले उसको छोड़कर 2 डिग्री वाले को चूज करके आ गए। ऐसा रटा रटाया रूल मत बनाना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जो जो कार्बोकैटायन के बारे में तुमको सिखाया गया था जीओसी में, वो सारे कंसेप्ट यहाँ लगाना। ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा बेटर है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा बेटर कौन है, रेजोनेंस, रेजोनेंस से ज्यादा बेटर कौन है, एरोमेटिसिटी। तो डिग्री का रूल वॉयलेट हो रहा है चलेगा, बट मान लो उसके बदले में रेजोनेंस मिल रही है तो वो ज्यादा पूरा आएगा। अब बताओ यहां से मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CCl3, CH2 और CH2, और यहां पे लगेगा आपका Br, और ये होगा मेजर। और माइनर क्या होगा, CCl3, CH, यहाँ पे आपका Br, और फिर यहाँ पे CH3। समझ लो ऐसा। तो हमेशा मेजर माइनर डिसाइड करने के लिए क्या करोगे, हमेशा मेजर माइनर डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को हमेशा क्या करना है, उसकी स्टेबिलिटी देखना। खत्म कहानी। अब हम कल अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, बट अलग अलग केसेस, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाकर, अलग अलग रिएजेंट्स के साथ लेकर, कि अगर ये रिएजेंट होता तो क्या होता, फिर इस रिएजेंट के लिए रूल्स क्या होते। ये तो मैंने आज एक जनरलाइज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसी दिखेगी ये बता दिया है। कल अलग अलग रिएजेंट्स के साथ इसके साथ हम काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल को इसको यहाँ रोकते हैं।